आप कैसे तालमेल बिठा के देखते हैं जब बात करते हैं, जैसे आप वकालत में भी आपको बहुत लंबा अरसा हो चुका है, राजनीति में भी लंबा अरसा हो चुका है, तो दोनों का सामंजस्य आप किस प्रकार देखते हैं कि कैसे दोनों को मेंटेन करते हैं? मेरे में एक चीज़ है कि मैं पूरा टाइम अपने को बिजी रखता हूँ। तो क्या इस दौरान इतने समय लंबा समय देने के बाद जब आप किसी पार्टी से जुड़े हो और टिकट की बारी आती है तब अपने आप को उस इस पोजीशन पर नहीं पाते हैं, तो लगता है कि दूसरा पार्टी में जाके देखूं, अगर हो सकता है कि मुझे वहाँ चांस मिल जाए? नहीं, ये कभी मेरे विचार में, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं अपने मातृ पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में जाऊं। तो क्या आने वाले समय में आपको एक विधायक के रूप में देख सकते हैं? आपकी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं एक बार करके? ऐसा नहीं सोच के रखा हूं कि नहीं मेरे को लड़ना ही नहीं है करके। जी। तो जो बदलाव होना चाहिए, जो विकास की गति यहाँ बढ़नी चाहिए, वो अभी तक यहाँ विकास हुआ नहीं है, तो कारण क्या है? अगर आप जैसे सोच रखते हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो कितना कुछ संभावना है विकास की? बलौदाबाजार के विकास में असल में अब तक के जो नेतृत्व हुआ है बलौदाबाजार का, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है बलौदाबाजार का विकास बहुत वो उसमें। कितना खतरनाक मानते हैं? कैसे इसका समाधान हो सकता है? चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, शराबबंदी की बात करें, लेकिन हो नहीं रहा है और आगे बढ़ रही तेजी से। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है और मैं भी इस बात पे मैं सहमत हूँ और बल्कि मैं एक चिंतित भी हूँ मैं इसके लिए लेकर के, इस बात को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है उनके नेताओं का कि जो 2 साल में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो कांग्रेस के 5 साल में नहीं हो पाया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी बोल रही कि विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। 5 साल में जो भूपेश बघेल की सरकार ने जो किया, वो इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे काम किए थे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में, उनके सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार होता है आम जनता से। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता दिनेश यदू जी की, जो साथ में अधिवक्ता भी हैं और कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो TNR न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दूर से रायपुर से आकर के मेरे से संपर्क किए और आज इस चर्चा में मेरे को निमंत्रण दिए, आमंत्रण किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर रुपेश ठाकुर जी को कहूँगा कि उन्होंने मुझे कई बार स्मरण किया और समय देने में थोड़ा मेरे को काफ़ी समय लग गया। उसके लिए ठाकुर जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, राजनीति की ओर जाएंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन की ओर जाएंगे, लेकिन शुरुआत में कौन है दिनेश यदू जी? अब मैं अपना परिचय अपना क्या दूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्ति हूँ और स्वभाव से भी ईमानदारी और मैं उसके साथ चलता हूँ। अपना परिचय मैं यही कहूँगा कि मेरे को जो बचपन से जो वातावरण मिला, राजनीतिक वातावरण, परिवार से, घर से, तो और वकालत का व्यवसाय भी मेरे को अपने पूर्वजों से मिला। तो इस तरह से मैं समाज में और राजनीति में मेरी रुचि जो है इसलिए बढ़ी, क्योंकि मैं छात्र जीवन में भी अपना नेतृत्व किया। आपका साला नायक रहा मैं अपने प्राइमरी स्कूल से लेकर के हायर सेकेंडरी स्कूल तक के। उसके बाद कॉलेज में भी मैं राजनीति में भाग लिया था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मैं वहाँ पर एक वो नहीं रह पाया सक्रिय,
क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रही। लेकिन जैसे ही कॉलेज छोड़ा मैं, उसके बाद फिर राजनीति से लंबे अरसे से फिर जुड़े रहा। और सक्रिय रूप से आप राजनीति आपकी कब से शुरू हुई? मैं झंडा तो उठाया हूँ 71 में, और 71 के बाद जो है 77 में मैं फील्ड में आया राजनीति के, जिससे आपका कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारियां जो मिलती है पार्टी से, जब बूथ का जो काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, तो मेरे को 77 में, और उसका का बड़ा कारण ये था कि पिताजी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली थी, और इसलिए वो सब बूथ वाइज जो है उनका सामग्री, सब जो चुनावी सामग्री वितरण करना होता है, तो वो वहाँ से मैं सक्रियता जो है मेरी बढ़ी। और लगातार उसके बाद विद्याचरण जी, कौरभूषण जी, धनेन्द्र साहू जी, युगल किशोर साहू जी, श्यामाचरण जी, इन सब के लिए मैं लोकसभा में बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ फिर काम करते चला आया। और उसका फल ये रहा कि मैं जो भी जिम्मेदारी मिलती थी मेरे को बूथ की, उसमें मैं सफलता मेरे को बहुत बराबर मिलती रही। और उस कारण से मैं राजनीति में या बड़े जितने भी हमारे बड़े नेता हैं उनके संपर्क में रहा हूँ। तो मेरे यहाँ 77 से आप बूथ लेवल से स्टार्ट किए, और अभी आप 2025 में जब बात करते हैं तो आपका एक लंबा अनुभव, लंबा समय आप राजनीति में दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए दिए हैं आप। इस दौरान बहुत कुछ बदलाव हुआ है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसमें भी बदलाव हुआ है। बूथ लेवल स्तर से आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और चुनाव के दौरान आप संयोजक के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो कितना कुछ बदलाव देखते हैं आप 1977 से लेकर 2025 के बीच में? देखिए, मैं जिन लोगों के साथ काम किया हूँ उसमें विद्याचरण जी से लेकर के अर्जुन सिंह जी, प्रकाश चंद्र सेठी, मोतीलाल बोरा जी, अभी वर्तमान में डॉक्टर चरणदास महन जी, धनेन्द्र साहू जी, इन लोगों के नेतृत्व में मैं काम किया। और इन लोगों की जो कार्यशैली रही है, राजनीति जो सोच रही है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहले की राजनीति और अब की राजनीति में बदलाव तो थोड़ा आया है, और मैं तो इसको हर क्षेत्र में कहूँगा कि ये बदलाव आया है। हमारे वकालत के व्यवसाय में भी पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है, राजनीति में भी हुआ है। और युवा लोगों का नहीं आना जो है राजनीति में, ये एक थोड़ा सा चिंतनीय है कि अच्छे पढ़े लिखे युवा जो है वो उनको राजनीति में आना चाहिए, और एक स्वच्छ परंपरा जो है वो तभी बन सकती है। क्योंकि मेरे यहाँ लगभग सभी बड़े नेता जो है मेरे यहाँ उनका आना जाना होता था। श्यामाचरण जी, विद्याचरण जी, अर्जुन सिंह जी, ये लोग सब लोग आए हैं, तो इनको बहुत करीब से मैं देखा। तो इन लोगों की जो सोच और राजनीति जो होती थी वो एक बड़ी स्वस्थ परंपरा होती थी इन लोगों की जी। तो अभी भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। अच्छे वो हैं, टी.एस. बाबा साहब हैं, डॉक्टर चरणदास महन जी हैं। तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो। और घर वालों का सपोर्ट कितना मिला आपको जब आप बोले कि मुझे अब राजनीति में जाना है, या फिर जब पहली बार झंडा उठाया तब? एक्चुअल में मेरे पिताजी तो खैर उतना ज़्यादा नहीं चाहते थे कि मैं राजनीति में बहुत सक्रिय रहूं, लेकिन और मेरे को तो कन्हैयालाल कुसरिया जी थे कृषि मंत्री, तो वो तो मेरे को एक नौकरी के लिए वो ऑफ़र कर रहे थे कि नहीं, मैं इसको दिनेश को क्या इसमें कृषि विभाग में अधिकारी पद पे करूँगा करके। लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि मैं वकालत में ही रहूं, क्योंकि मेरी तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई है वकालत की, तो मैं तीसरी पीढ़ी में था। तो उनकी इच्छा थी, और इसलिए वो ज़्यादा नहीं चाहते थे कि वो अपना वकालत में ज़्यादा ध्यान दे बनिस्बत राजनीति के। लेकिन वकालत और राजनीति दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, क्योंकि
आप देखेंगे कि जितने भी हमारे बड़े नेता रहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, उसमें कोई भी ऐसे नहीं थे जो बैरिस्टर ना हो, वकालत के व्यवसाय से न जुड़े हों। तो वकालत और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कैसे तालमेल बिठा के देखते हैं जब बात करते हैं, जैसे आप वकालत में भी आपको बहुत लंबा अरसा हो चुका है, राजनीति में भी लंबा अरसा हो चुका है, तो दोनों का सामंजस्य आप किस प्रकार देखते हैं कि कैसे दोनों को मेंटेन करते हैं? मेरे में एक चीज़ है कि मैं पूरा टाइम अपने को बिजी रखता हूँ। जैसे जहाँ पे जैसा काम रहता है, मैं अब देखिए कि मैं अभी कोर्ट का काम है मेरा, तो मैं मीडिएटर भी हूँ, तो मैं वहाँ पे वकालत के उससे भी जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं मीडिएशन का भी काम कर रहा हूँ और मीडिएटर का भी काम कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं रोटरी क्लब में रहा, तो और राजनीति में भी हूँ। तो सबका तालमेल मैं ऐसा बैठाता हूँ कि सवेरे से मैं, एक तो मेरी आदत है कि बहुत सवेरे उठ जाता हूँ, और सवेरे से उठ करके मेरी रुचि जो है वो इसमें बागवानी में बहुत ज़्यादा है, पेड़ पौधे से मेरे बहुत लगाव है। तो सबसे पहला काम मैं सवेरे का जो रहता है रूटीन, उसमें मैं पेड़ पौधा ये सबको पहले वो करता हूँ। उसके बाद अपने वकालत से संबंधित जो भी है प्रकरण उसको ये करता हूँ। रात में प्रकरण देख लिए रहता हूँ, सवेरे फिर उसका अध्ययन और कर लेता हूँ। फिर उसके बाद कोर्ट से जो समय मिलता है तो अपने ऐसा समय फिर एडजस्ट करता हूँ राजनीति के लिए, कि जैसे कहीं बैठक है या दौरे में जाना है तो उसको उस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। जी, तो राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या, कुछ मोटिव था? लोगों से जुड़े रहना, उनके जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकना, और उसी सेवा भाव से मैं रहा हूँ ज़्यादा करके। और एक सुकून मिलता है अपने आप को किसी के लिए यदि अपन समर्पित करते हैं, सेवा देते हैं, किसी का अपने हाथ से किसी का अच्छा कुछ काम हो जाता है तो एक संतुष्टि मिलती है उससे। जी, जहाँ तक हमें जानकारी सर, आपको टिकट के लिए कभी ना आप कांग्रेस पार्टी की ओर से गए हैं, पार्टी के पास गए हैं, ना ये पार्टी आपके पास आई है, तो क्या इस दौरान इतने समय, लंबा समय देने के बाद जब आप किसी पार्टी से जुड़े हो और टिकट की बारी आती है, तब अपने आप को उस पोजीशन पर नहीं पाते हैं, तो लगता है कि दूसरा पार्टी में जाके देखूँ, अगर हो सकता है कि मुझे वहाँ चांस मिल जाए? नहीं, ये कभी मेरे विचार में, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं अपने मातृ पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी में जाऊं। ये तो मैं अपना, मेरे कभी भी मतलब मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं अपनी पार्टी छोड़ूं। और ये कहना गलत होगा कि क्यों, देखिए केवल एमएलए बन जाना या चुनाव लड़ने नहीं राजनीति के लिए वो नहीं है। यदि आपकी सेवा करने की भावना है तो आप जहाँ पर भी हो, पार्टी संगठन भी बहुत मौका देता है। आप यदि ईमानदारी से संगठन साथ जुड़े हैं तो संगठन से के माध्यम से भी आप जन तक सेवा कर सकते हैं। मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, रायपुर ग्रामीण का उपाध्यक्ष था, कार्य का प्रभारी रहा, फिर अध्यक्ष का धनेन्द्र साहू जी अध्यक्ष बन गए प्रदेश के, तो मैं उस समय कार्यकारी अध्यक्ष हो गया। तो उस समय बहुत सेवा करने का मौका मिला और मैं किया भी लोगों के उसमें। और अभी बलौदाबाजार जिला का भी अध्यक्ष रहा, तो इसमें भी मैं सब बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क होता है, उनसे काम आपके ऊपर है कि आप किस तरह से काम ले सकते हैं अधिकारियों से। तो अपने व्यवहार से काम लिया जाता है, तो उसमें मेरे को बहुत सफलता मिली, चाहे वो कलेक्टर हों, एसपी हों और छोटे सब टीआई वगैरह हों। बहुत अच्छा मेरे को इसमें सहयोग मिला, काम करने का मौका मिला मेरे को। और चुनाव में ये कहना कि मेरे को टिकट के लिए, तो टिकट के लिए यहाँ परिस्थिति भी ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं चाहा कि भाई राजनीति, लेकिन मेरे को कुछ बड़े नेताओं ने सामने लाने को किया था कि इस बार चुनाव तुमको लड़ना है करके। जिला अध्यक्ष भी था मैं उस समय। खासकर डॉक्टर चरणदास महन जी मेरे को चाहते थे कि मैं आगे राजनीति इसमें विधानसभा का चुनाव लड़ूं करके, तो उनका मेरे ऊपर बहुत विशेष आशीर्वाद रहा है। तो क्या आने वाले समय में आपको एक विधायक के रूप में देख सकते हैं? आपकी इच्छा है कि मैं भी चुनाव लड़ूं एक बार करके? हाँ, यदि पार्टी मेरे को महत्व देती है, मौका देती है, तो मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। कोई उसमें ऐसा नहीं सोच के रखा हूँ कि नहीं मेरे को लड़ना ही नहीं है करके। तो एक दूर की बात पूछ रहे हैं सर, जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो चुनाव लड़ूंगा मैं करके, तो
जो वर्तमान में बलौदा बाज़ार की स्थिति हम देखते हैं उसमें बहुत कुछ बदलाव की गुंजाइश है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां विशेष आप ध्यान देकर काम करने की आप सोच रखते हैं, विकास की चाह रखते हैं? नहीं, वैसे मैं काम जो है वो एक विधानसभा क्षेत्र के उसमें सीमित नहीं रहा हूँ। मैं जब जिलाध्यक्ष रहा तो मैं यहाँ से लेकर के अपना सरसिंगो तक के, वहाँ अंचल में आपका सोना खान वगैरह जो है ब्लॉक तक के, और सभी ब्लॉक विधानसभा में बहुत अच्छे से दौरा करता था, लोगों से के संपर्क में रहता था। तो बलौदाबाजार विधानसभा में मेरा तो खैर बहुत पुराना कार्य क्षेत्र रहा ही है, और हर क्षेत्र में, हर गांव में मैं पहचाना जाता हूं कि और मैं भी अपने कार्यकर्ताओं को या वहाँ के बड़े बुजुर्गों को पहचानता हूं, मिलता हूं उनसे। जी, मैं फिर से ये बोलना चाहूँगा सर, चूँकि यहाँ कांग्रेस पार्टी को ही मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी को ही मौका मिला है, तो जो बदलाव होना चाहिए, जो विकास की गति यहाँ बढ़नी चाहिए, वो अभी तक यहाँ विकास हुआ नहीं है। तो कारण क्या है? अगर आप जैसे सोच रखते हैं, अगर पार्टी आपको मौका देती है तो कितना कुछ संभावना है विकास की? बलौदाबाजार के विकास में असल में अब तक के जो नेतृत्व हुआ है बलौदाबाजार का, उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण जो है बलौदाबाजार का विकास बहुत उसमें गिरावट आई है। और विकास के लिए बलौदाबाजार के पास बहुत काम है, लेकिन अभी जिस तरह से प्रलोभन दे करके गांव वालों को झांसे में रख करके जिस तरह से शासन सीमेंट फैक्ट्रियाँ, स्पंज आयरन ये सब ला करके जो यहाँ पर का पर्यावरण का बुरी तरह से जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा, बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और विकास के नाम पे यहाँ पर जैसे मेडिकल कॉलेज होना चाहिए था, अभी तक के मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ आया है आपका। यहाँ पर आपका एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़रूरत है, काम करने की आवश्यकता है। हेल्थ के क्षेत्र में बहुत ज़रूरत है यहाँ पर विकास के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में है यहाँ पर अभी विकास के लिए। तो यदि मेरे को मौका मिला तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरा परिवार पूरा यानी 100 साल से शिक्षित परिवार रहा है, उनके बीच में पला बढ़ा हूँ। तो मैं अपने समाज, अपने क्षेत्र के लोगों से के लिए यही चाहूँगा कि सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि जैसे शिक्षा मिलेगा तो उसका निश्चित रूप से जीवन स्तर जो है सुधरेगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जिस प्रकार से भी वर्तमान समय में शराब की बिक्री हो रही है और गली मोहल्ले गांव तक ये फैल जा रहा है, अभी तक होटल में भी मिलना शुरू हो गया है, तो ये इसको अब शराब की प्याली कहा जाने लगा है। कितना खतरनाक मानते हैं? कैसे इसका समाधान हो सकता है? चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, शराबबंदी की बात करें, लेकिन हो नहीं रहा है और आगे बढ़ रही तेजी से। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है, और मैं भी इस बात पे मैं सहमत हूँ, और बल्कि मैं एक चिंतित भी हूँ मैं इसके लिए लेकर के, इस बात को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से धान का कटोरा हम कहते थे तो उस समय ये था कि हमारी कितनी खेती का क्षेत्रफल था, रकबा था। आज वो घट करके कहाँ पर हम लोग आ गए। बलौदाबाजार क्षेत्र में 10 सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई हैं, और उस सीमेंट फैक्ट्री के अंदर में वो और दूसरा तीसरा प्लांट भी डाल रहे हैं। खदान सब पूरे निकाल दिए जा रहे हैं। उस पर खेती पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, बहुत बड़ा रकबा जो है खेती का इसमें समाप्त हो रहा है। और आप देखेंगे हदबंद शिमगा क्षेत्र में, हदबंद क्षेत्र में वहाँ पे जो स्पंज आयरन जिस तरह से डाला जा रहा है, हमारे यहाँ पर बलौदाबाजार में पावर प्लांट है एक लगा हुआ है, वहाँ पे वो स्पंज आयरन डाल रहा है। ढाबाडी के आगे आप जाएंगे तो वहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हैं वो जगह भी जो है वो प्रभावित होने जा रहा है स्पंज आयरन से। और स्पंज आयरन सबसे खतरनाक प्लांट है, क्योंकि स्पंज आयरन का जो डस्ट उड़ता है वो आने वाले 5-10 साल में लगभग 10 किलोमीटर के एरिया के खेती का पूरा समाप्त कर देगा। तो इससे जो है बहुत खेती जो है उसका रकबा सिमटते जा रहा है। और दूसरी बात जो आप शराब की जो बोल रहे हैं, ये तो
बहुत बड़ा एक विध्वंस कारण बन रहा है छत्तीसगढ़ इससे, तो शराब के उससे। क्योंकि आज हर युवा जो है वो इतनी उपलब्धता से शराब मिल रही है, और जगह जगह होटलों में, रेस्टोरेंट में, इसमें सरकार जो है शराब की विक्रय करने के लिए छूट दे रखी है। बोर्ड लगा हुआ है शराब भट्टी में, जहाँ पे लिखा हुआ है कि 24 लीटर जो है वो आप शराब का परिवहन कर सकते हैं। तो ये क्या किस ओर ले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो चल रहा है अभी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, तो आप किस ओर ले जा रहे हो? आप शिक्षा को ख़त्म कर रहे हो। और शराब जो है बहुत बड़ा कारण जो मानता हूँ मैं, शराब दुर्घटना में, जितनी भी आप दुर्घटना देखेंगे उसमें सर्वाधिक दुर्घटना जो हो रहा है वो शराब के नशे के कारण हो रहा है। आपराधिक घटनाओं में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, क्या इसके पीछे भी शराब को जिम्मेदार? बहुत बड़ा कारण शराब का है, अपराध क्षेत्र में भी बढ़ने का कारण। क्योंकि स्वाभाविक है, शराब है, जुआ खेलना है, शराब है, और नशीली गोलियां का बहुत ज़्यादा चलन आगे हो रहा है, जिसके कारण आप देखेंगे कि चाकू मार की घटना कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। हर दूसरे दिन में पेपर में आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये घटना सुनने में आता है कि चाकू से वार करके किए। तो ये नशे में हो रहा है, ये नशे के कारण जो है वो चाकूबाजी का जो है अपराध जो है वो बढ़ा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं अपने, उनका भी, महिलाओं का भी देखेंगे आप, रोज़ एक न एक घटना आ रही है कि ज़बरदस्ती उसके साथ रेप हुआ है, छेड़छाड़ी हुआ है। तो ये सब कारण है अपराध बढ़ने का, शराब जो है। अभी तक के लड़ते आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की, आप शराबबंदी करेंगे, अरे भाई ठीक है, कांग्रेस शासन के समय शराबबंदी नहीं हुई थी, तो आप तो आ गए, आप क्यों नहीं बंद किए? आप उसको तो बंद करना, उसके अलावा उसको तो और बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है छत्तीसगढ़ बनने के बाद, जब कलेक्टोरेट को आग के हवाले कर दिया गया हो। यहाँ चूँकि यहाँ से मंत्री आते रंगराम वर्मा जी, उसी विधानसभा क्षेत्र की बात है, और यहाँ से आप आते हैं, यहाँ से आप जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कहाँ चूक हो गई? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो एक होता है इंटेलिजेंसी वो फेलियर था? क्या कांग्रेस पार्टी का इसमें षड्यंत्र था कि कैसे भी करके सरकार को बदनाम करने? नहीं, इसमें तो पूरी तरह से प्रशासन दोषी है, और इनका जो इंटेलिजेंस वो जो था वो फेलवर रहा है। क्योंकि वो अचानक तो हुआ नहीं था, ये तो उनकी मांग थी, और मांग पत्र उन्होंने महीना भर पहले से दे रखा था कि भाई जो आपराधिक लोग हैं, अपराधी लोगों को आप गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन प्रशासन उसकी ओर उस तरह से ध्यान नहीं दिया, और उसका कारण ये बना कि ये बृहत रूप ले लिया आंदोलन का। और अच्छा, वो अपने आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन वो नहीं था, वो तो अपना आए थे, अपने सब बात को रख रहे थे कि हमारे शासन प्रशासन दोनों नहीं सुन रहे हैं। तो इसमें जो असामाजिक तत्व आ करके जो किए वो उनका ही किया, इसमें कोई कांग्रेस का और इसका कोई था ही नहीं। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता विधायक वो कार्यक्रम में गए, धरना प्रदर्शन में 10 मिनट रुके, फिर वहाँ से जैसे ही वो गए उसके बाद फिर प्रदर्शन घटनाक्रम हो गया। नहीं, ये इसको दुष्प्रचारित किया गया है। एक्चुअल में देवेंद्र यादव को बुलाया गया था समाज की ओर से, लेकिन आप देखेंगे वही समाज में दो पक्ष होते ही है। तो एक पक्ष ने जो बुलाया था वो बड़े शालीनता से उनको वो किया कि हमारे जो दूसरे पक्ष वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई नेता हमारे मंच में आए करके। तो वो देवेंद्र यादव जो हैं वो जब उनको मना किया गया तो वो कुछ देर के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए थे सभा सुनने के लिए। वो तो ज़मीन में बैठे हुए हैं, सामने बैठे थे और मुश्किल से 5-10 मिनट बैठे हैं, और उसके बाद उनको छोड़ने के लिए ये नहीं लोग जो उनके साथ में थे NSY और यूथ कांग्रेस के बच्चे, वो उनको छोड़ दिए और वो निकल गए यहाँ पे। तो उनका तो कोई रोल था ही नहीं, ये तो एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में इसको बनाया गया है कि कांग्रेसी लोग इसमें शामिल थे करके। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है उनके नेताओं का कि जो 2 साल में काम हुआ है छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस के 5 साल में नहीं हो पाया। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी बोल रही कि विकास नहीं हुआ है। 5 साल में जो भूपेश बघेल की सरकार ने जो किया
वो इतने कम समय में इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, उसको आप स्मरण करिए और आज 2 साल का काम को देखिए। भूपेश बघेल जी की सरकार जो है वो कोरोना काल के समय काम किए। उन्होंने जो योजना लाया नरवा घुरवा बाड़ी का, वो जो कंसेप्ट था, नीचे के छोटे आखिरी व्यक्ति से लेकर के वो कंसेप्ट था। गांव की जो जानवरों की सुरक्षा का कंसेप्ट था। नाला घरवा बाड़ी का जो था कंसेप्ट कि भाई जो छोटे छोटे किसान हैं उनको वो अपने बाड़ी को बढ़ावा दें, छोटे सब साग सब्जी लगाएंगे तो उनका आय का एक साधन होगा। आपका जो नरवा घुरुआ वाला जो कार्यक्रम था, गौठान जो बनाने का, कितनी अच्छी योजना थी कि उस योजना से महिलाएं जो है वो गोबर को सेल करती थी और उससे उनको एक आर्थिक आय होता था, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी। तो उस योजना को भारतीय जनता पार्टी बंद कर दी और वर्मी खाद मिलता था। 3 रुपये में गोबर सरकार खरीदती थी, 10 रुपये में गोबर आपका वर्मी खाद मिलता था। मैं खुद अपने उसमें वर्मी खाद का इस्तेमाल करता था। तो ये एक बहुत अच्छी योजना थी। सोसाइटी को और इनको नगर निगम, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को उससे फ़ायदा हो रहा था, आय का साधन बना था, तो उसको बंद कर दिए। मेरा ये कहना है कि जो योजना कांग्रेस पार्टी की लाई थी, उस योजना में यदि कोई कमी थी तो उसको सुधार कर देते कि भाई ये कमी है, उसको सुधार दो। आज सोचिए कि ये हमारे जेब का पैसा जो है गौठान में जैसे लगा है, आज गौठान जर्जर अवस्था में, पूरे वो खंडहर हो रहे हैं, तो उसमें योजना में कुछ सुधार कर देते और उसको ले आते, तो उसमें फिर वापस जो है स्थिति सुधर जाती। जी, प्रॉब्लम तो इसी बात की है सर। चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जब कांग्रेस सरकार में तो बीजेपी की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जिनको स्टॉप कर दिया गया, फिर इसको बंद कर दिया गया, एक नया शुरुआत किया गया। और जब बीजेपी आई, कांग्रेस का समय गया, तब कांग्रेस की जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालकर एक नया शुरुआत कर रहे हैं। तो जो शुरुआत हुआ है, 5 साल उसमें काम हो चुका है, तो उसी को कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा, चाहे कोई पार्टी की बात करें हम? नहीं, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में रही, उसके कोई योजना पे वो नहीं किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी तो अपनी नई योजना लाए, वो तो इनके जो चलाए जा रहे थे योजना जो थी वो थी, उसमें तो कोई छेड़छाड़ किए ही नहीं थे, वो तो जैसा था वैसा अपना चल रहा था। और इनके पास कोई ऐसी योजना ही नहीं थी जो जिसको क्या कहते हैं कि उनको लगातार उसको वो रखा जाया था कि एक पेड़ माँ के नाम का एक नया योजना शुरुआत किया गया छत्तीसगढ़ में, और भले ही लाखों पेड़ काट दिए जा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो पेड़ काट रहे हैं क्योंकि वहाँ से खनिज पदार्थ निकालना है, और पेड़ लगा रहे ताकि बैलेंस बनाया जा सके। तो समस्या क्या है भाई? एक पेड़ माँ के नाम जो दिया गया है, तो एक माँ के नाम पेड़ कितने लोग लगा रहे हैं, उसका औसत निकालिए तो कितना पेड़ लग रहा है और पेड़ कितने कट रहे हैं उसको देखिए। ये जो अभी पेड़ कटे थे आपके यहाँ क्या जगह है, हसदेव का, वहाँ पे रातों रात लाखों पेड़ जो है कटिंग कर दिए। और वो लाखों पेड़ जो कटे, तो क्या माँ उसका निकालिए भला कि एक माँ के नाम पेड़ वाले में कि कितना पेड़ उन्होंने लगाया। और फिर आप पेड़ कहाँ से काट रहे हैं? आप तो जहाँ से जो पर्यावरण के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा और बुरा, तो आप तो वहाँ का कटाव कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि जहाँ पे कोयला खदान का जो है उसका जो लेयर निकालते हैं, ऊपर का जो लेयर होता है, उस लेयर के नाम पे और जो ओरिजिनल कोयला जो है वो सप्लाई हो रहा है, निकल रहा है वहाँ से। यानी जो लेयर निकलता है तो लेयर के नाम से उसका पर्ची कटता है, लेकिन उसमें लेयर नहीं जा रहा है, उसमें जो खदान का ओरिजिनल कोयला है वो जा रहा है, और वो पूरा अडानी चला रहा है उसको। लकड़ी जो है, बोले कि भाई जो जितना इनके टारगेट में रहता है या जो रिकॉर्ड में रहता है, वो तो शो करते हैं कि हम इतना पेड़ काटे,
लेकिन जो एक्स्ट्रा जो पेड़ कटता है उसको वो लोग उसी मलबे में और उसमें दबा देते हैं और उसी में वो सड़ता है, क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते क्योंकि नंबर 2 में हो। और ये छोटे मोटे उसमें अडानी को तो उससे कोई मतलब नहीं है। अडानी का तो मटेरियल कहाँ से निकल रहा है, कोयला निकल रहा है और जा रहा है वो किसके नाम से, ऊपर के लेयर के नाम से जा रहा है। तो इस तरह का धांधली सब चल रहा है। करप्शन के चार्जेस लगातार लगते रहे हैं, चाहे वो कोई पार्टी के नेता के ऊपर हो। हालांकि किनके ऊपर कार्रवाई करनी नहीं करनी वो सेंट्रल एजेंसी तय करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जो ये लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, बोलते रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिन पहले लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के उनके परिवार के ऊपर कार्रवाई हुई है, जिसको लेकर एक प्रदेश में एक माहौल बना है उनके ईडी के खिलाफ में। तो अगर कहीं पे लगता है कि क्योंकि सेंट्रल एजेंसी किसी के हाथ उसमें रहता नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ करप्शन हुआ है तो अपना कार्रवाई कर रहे हैं, तो बीजेपी कांग्रेस इसमें कांग्रेस को क्यों लगता है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है? ये जो करप्शन की बात करते हैं तो अभी तक के ये बताइए आप कि करप्शन के नाम पे कितने के ऊपर कार्रवाई हो करके उनको सज़ा हुआ, उनके ऊपर फैसला हुआ? अभी तक के 2% से ज़्यादा जो है वो 2 से 3% का रेशियो रहा है आपका भ्रष्टाचार में। जो ये सब जो जांच करते हैं उसमें तो सब छूट के निकलते हैं। ये भी आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता ही क्या भ्रष्ट हैं, बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं वो दूध के धुले हुए हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भारतीय जनता पार्टी के तो अभी 35% और 40% पे कमीशन पे काम चल रहा है। एक बहुत अच्छे बड़े ठेकेदार से मेरी चर्चा हो रही थी, तो बोले कि हम लोग कहाँ से काम क्वालिटी देंगे जब हमको 35% देना पड़ता है, 30% देना पड़ता है। तो अभी आप देखिए जितने भी इनके काम हो रहे हैं, ब्रिज गिर रहा है इनका, सड़कें खराब हो रही हैं इनकी, विकास के नाम पे बोलते हैं कि 2 साल में विकास की बात कर रहे हैं। तो मेरे को 1 किलोमीटर सड़क बताइए कि इनके कार्यकाल में फलानी जगह की सड़क जो है वो निर्माण की गई करके। कहीं की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से अभी बताइए तो कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है, केवल शराब की बिक्री का उसका जो है वो बढ़ावा उसको मिला है। महतारी बंधन योजना जो ये मास्टर स्ट्रोक रहा है बीजेपी का जीत के पीछे का, ये कांग्रेस ही मान रही है इसको। लेकिन 2 साल के बाद चूँकि लगातार बहुत से महिलाएं हैं जो ये बोल रही कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा है, फिर बहुत से महिलाएं हैं जो इसके लिए अब एलिजिबल हो चुके हैं, दूसरा फेज स्टार्ट करेंगे बोल रहे थे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। कांग्रेस भी इसके लिए लगातार आवाज़ उठा रही है, तो थोड़ा सब्र रखिए, ऐसा बीजेपी का कहना है। लगता है कि दूसरा फेज स्टार्ट होने वाला है। सरकार के पास पैसा नहीं है, कमीशन में सब पैसा जा रहा है, तो सरकार तो ये बोलेगी ही कि भाई सब्र रखिए करके। जितने भी जो योजना इनका जो महतारी बंधन वाला है उसमें कहीं पर भी जो है वो नियमित रूप से वो नहीं हो रहा है, पैसा नहीं जा रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो हमारे कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ने जो आत्मानंद स्कूल का एक किया था, आत्मानंद स्कूल में अभी मैं अपने ज़िले को बता रहा हूँ कि हमारे ज़िले के आत्मानंद स्कूल के अभी 3-3, 4-4 महीने का जो है वेतन नहीं मिला शिक्षकों को। तो ये कहना कि सरकार बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा ये कर रही है, तो अब दिख रहा है। अभी आपका खाद का कितनी समस्या हुई किसानों को, खाद नहीं मिल पाया। आज किसान जो है वो बिना लोकल खाद मार्केट से डबल रेट में ले रहे थे। लोकल मार्केट इसलिए क्योंकि व्यापारियों को महत्व देना था। 1-2 नाम मत के लिए छापा कहीं करवा दिए और बाकी जो है डबल रेट पे जो है यूरिया और क्या DAP जो है बिक रही। जी, तंगराम वर्मा जो वर्तमान में भी स्पोर्ट मिनिस्टर, अभी उनको एक नया दायित्व दिया गया है उच्च शिक्षा मंत्री का, यहाँ से विधायक और मंत्री है, तो 2 साल में कितना कुछ बदलाव उनके माध्यम से हुआ, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप यहाँ अभी तक तो उनका कार्यकाल का तो कोई ऐसा विकास जो है नहीं दिखा। मैं तो यही कहूँगा उनसे कि भाई उनको ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम मेडिकल कॉलेज यहाँ पे अपने कार्यकाल में। अच्छी खुशी की बात है भाई कि हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री वो बने हैं,
तो इसमें उनको ध्यान दे करके शासन से लड़ भिड़ करके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलें, ये हमारी मतलब जनता की ओर से मैं तो यही कहूँगा कि उनको इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए करके। तो एक नई शुरुआत बीजेपी पार्टी की कर रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल उसमें आधे से ज़्यादा जो नए पहली बार जीत कर आए हैं ऐसे चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ये बोल रही कि अनुभव की कमी है, क्योंकि आप लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, अनुभव ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो नए पीढ़ी आ रहे हैं उनको मौका देना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, नए पीढ़ी को मौका देना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है अनुभव बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि देखिए जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जो अनुभवी नेता हैं, उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। ये उनके लिए जिनसे हम लाभ ले सकते थे, जिनका हम अनुभव का लाभ मिलता हमारे राज्य को, वो उससे औचित्य हो रहे हैं। दूसरा, नए जो अभी आए हैं वो बिल्कुल फ्रेश है, उनको तो अभी सीखने में ही टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक कि आप काम जो है अपने किसी के अधीनस्थ रह करके किए हो तो उससे एक एक्सपीरियंस होता है, तो वो चीज़ नहीं हुआ है उनका। युवा नेता राजनीति में आ रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात की हो रही है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाह रहे हैं। तो धैर्य कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत लंबा अरसा बिताए हैं राजनीति में, उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना मायना रखता है अगर राजनीति में कोई युवा आ रहा है, धैर्य और संघर्ष? राजनीति में पेशेंस का बहुत बड़ा हाथ है। जितना आप पेशेंस रख के काम आगे बढ़ेंगे उतनी ही आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पेशेंस खो करके तत्कालिक उस पर जा करके और निर्णय यदि लेते हैं तो उससे नुकसान, निश्चित रूप से नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान होता है। हम लोग बहुत सारे ऐसे जो अनुभवी जो नए लोगों को, नई पीढ़ियों को जो विधानसभा में टिकट दिए थे, तो वो अनुभव नहीं होने के कारण, संगठन से नहीं जुड़ने के कारण वो विफल हो गए, वो सफलता उनको नहीं मिल पाई। क्योंकि उसका कारण यही था कि उनको इस बात का अनुभव नहीं था, क्योंकि संगठन में काम नहीं किए थे, क्षेत्र में काम नहीं किए थे, और एकाएक उनको पावर मिल गया, तो वो पावर का जिस तरह से इस्तेमाल किए तो उसका वो जनता भी जो देखी उसका रिजल्ट बुरा मिला। तो चाहे वो भारतीय किसी भी पार्टी का हो, मैं अपने कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपने जो भी पार्टी में नए लोगों को इस तरह से देते हैं तो उससे जो है वो सफल नहीं हो पाता वो, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है। वो चाहता है कि मैं 5 साल के लिए बना हूँ तो जो भी है सब कर डालूँ करके, अच्छा बुरा जो भी है, और उसी में वो फेल हो जाता है। जी, कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे हम चर्चा की सर इसी कार्यक्रम में, तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी नहीं हारा रहता अगर आपसी मतभेद नहीं हो रहता, फिर पार्टी के भीतर गुटबाजी नहीं हुई रहती। 2 साल पूरा हो चुके हैं, 3 साल के बाद फिर से चुनावी मैदान में जाना है। क्या कुछ इस बार रणनीति बना कर चलने वाली है कांग्रेस पार्टी, ताकि जो 2024 के चुनाव में हुआ था वो 2028-29 में ना हो? नहीं, देखिए पिछला जो चुनाव लड़े थे तो उसमें बहुत सारी कमियां जो हुई थी, और जिस तरह से भ्रमित हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने नारे थे, वो एक कारण रहा। और हमारे बड़े नेताओं के बीच में ऐसा कोई वो नहीं है कि मतभेद के कारण हमको उसका नुकसान सहना पड़ा। पार्टी एक है, नेता सब एक हैं, और अभी भी जो है सारे लोग एक मंच पे एक उसमें काम कर रहे हैं। जी, बुक कलेक्शन का आपका बहुत शौक़ है, बहुत पुरानी बुक आपके पास लाइब्रेरी में है, खासकर लॉ की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? उसका कारण ये रहा कि मेरे पूर्वज जो स्वर्गीय कन्हैयालाल यादव बहुत शौकीन थे किताब के, खूब किताब पढ़ते थे। मेरे पिताजी भी शौकीन थे किताब के, और काफ़ी किताबें जो है वो आप देखे होंगे कि जितनी भी किताबें हैं उसमें उसके हर किताब का पन्ना को पढ़ा गया है, और उसी का कारण रहा कि मेरे को ये विरासत में मिला।
और मेरी भी रुचि उसमें बरकरार रही। आगे उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे अच्छा और जितना साल संभाल सकूँ। फिर आने वाली पीढ़ी में मेरा लड़का भी आ गया है, तो वो भी रुचि रखते हैं कि पुरानी चीज़ों को सजाना संवारना और अच्छे से रखना। दूसरा, मैं पेड़ पौधे के भी बहुत शौकीन हूँ। हर तरह के पेड़ पौधा जो है वो मैं रखता हूँ। गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा वो है, फार्मिंग का भी है, तो उसमें भी मेरी रुचि बहुत जी। राजनीति महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप? आगे चलकर क्या कुछ बनना चाहते हैं, क्या कुछ सोच के रखे हैं? अब वो पार्टी के ऊपर है। पार्टी जहाँ भी इस्तेमाल उपयोग करना चाहे, मैं अपना पार्टी के लिए कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। पार्टी मेरे को बहुत जगह जिम्मेदारी दी। हिमाचल प्रदेश में भी मेरे को प्रभारी बना के भेजा गया। आपका असम में भी मैं गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश गया, बिहार, उड़ीसा गया। तो हर जगह जिम्मेदारी मेरे को मिली है और भरसक मेरा अपनी तरफ से प्रयास रहा है कि मैं अपनी पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं, और किया मैं। जी। जो सोच लेकर आप राजनीति में आए थे और आज आप जहाँ हैं, पार्टी ने कितना आपका उपयोग किया नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन आप अपने अंदर कितना सेटिस्फाइड महसूस करते हैं अभी इस वक्त? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ इसलिए क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से जो नाम कमाया या अपने परिवार का जो नाम रहा वो तो है ही है, लेकिन उसको मैं जीवंत किया राजनीति में आकर के। तो वो भी मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि मैं अपने आप को और अपने परिवार को जो है नाम को जो है ऊपर आगे बढ़ाया। तो इसमें निश्चित रूप से पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। यदि मैं पार्टी से नहीं जुड़ा होता तो मैं शायद यहाँ तक पहचान अपनी जो है वो सीमित हो जाती, मेरी पहचान, कि मैं एक वकालत के क्षेत्र में रहता, एक वकील कहलाता और वो वहीं तक के रह जाता मैं। तो ये कहना कि पार्टी से मेरे कुछ नहीं मिला तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं संतुष्ट हूँ और आगे भी मेरे को सब उम्मीद है कि पार्टी मेरे को जैसा भी काम देगी, जो जिम्मेदारी देगी, वो मैं निभाऊंगा उसको अच्छे से, ईमानदारी से। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर। आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा की, चर्चा में शामिल हुए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? अब मैं तो यही चाहूँगा भाई कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। वकालत के व्यवसाय में भी जो है अच्छे लोग आए और जो लोग आए हुए हैं वो अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम को करें, जिस फील्ड में भी रहें। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी जिस फील्ड में काम करता है उसको अपने काम को महत्व देना चाहिए। तो यही मैं चाहूँगा कि सब अपने ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ जो है, ईमानदारी अपना रखना चाहिए, शालीनता है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी की ओर से वरिष्ठ नेता दिनेश सेधु जी को, जिनका कहना है कि पार्टी उन्हें अब तक जो भी दायित्व दिए हैं उसको पूरा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।